जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका स्वागत है। तो आज इस सेशन 9 में हम बात करने वाले हैं रूल 18, 19, 20, 21, 22 और 23 की। तो रूल 18 है कॉमन प्रोसीडिंग्स, यानी जहाँ पे एक से ज़्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वॉल्व हैं और उनकी एक कॉमन प्रोसीडिंग चलाई जा रही है, उसके बारे में रूल 18 में बताया गया है। रूल 19 में स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस। तो ऐसे कौन कौन से केसेस है जिसके अंदर आप मेजर या माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर सकते हैं और कहाँ कहीं पे जहाँ पे ऑर्डर जो है बिना इन प्रोसीडिंग से चलाई जा सकती है, उनके बारे में रूल 19 के अंदर बताया गया है। यानी ये एग्जाम्पशंस हैं जो हमने आर्टिकल 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ा था। तो इसकी बात जो है वो रूल 19 में की गई है। उसके बाद रूल 20 है प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिसर्स लैंड टू स्टेट गवर्नमेंट। तो जिन गवर्नमेंट सर्वेंट को स्टेट को लैंड किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग जब प्रोसीडिंग्स चलेंगी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलेंगी, तो कौन क्या क्या पावर और क्या क्या वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन रहेंगी, उसके बारे में 20 और 21 के अंदर बताया गया है। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ही हैं। और रूल 22 है ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील लाइज। ऐसे कौन से ऑर्डर्स हैं जिसके खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते। अब आप मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट जो होगा, चार्ज ऑफिसर, वो अपील में नहीं जा पाएगा, वो रूल 22 के अंदर बताया गया है। और रूल 23 है ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील लाइज। और ऐसे कौन से ऑर्डर हैं जिसके खिलाफ अपील जो है की जा सकती है, उसके बारे में रूल 23 के अंदर बताया गया। तो ये आज का हमारा जो है डिस्कशन के पॉइंट्स रहेंगे। चलिए, तो हम रूल 18 से स्टार्ट करते हैं। तो रूल 18 है कॉमन प्रोसीडिंग्स। तो कॉमन प्रोसीडिंग्स का मतलब जैसे कि मैंने ब्रीफली बताया कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो इन्वॉल्व है और सिमिलर ही चार्जेस हैं दोनों के ऊपर, और एक ही केस के अंदर दोनों इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वेयर टू और मोर गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर कंसर्न इन एनी केस। किसी एक केस के अंदर मान लो कि कहीं पे ऑफिस के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स की चोरी हुई, जो कि या कह लो कि उसको किसी ऐसे अनऑथराइज पर्सन को शेयर किया है जिसके अंदर दो लोग इन्वॉल्व हैं। अब वही सेम सेक्शन के हैं, एक जूनियर है एक सीनियर है, तो उनके लिए अलग से, मतलब दोनों के लिए अलग अलग प्रोसीडिंग चलाने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, ये कॉमन प्रोसीडिंग जो है चलाया जा सकता है। अब ये कॉमन प्रोसीडिंग चलाया तो जाएगा, लेकिन इसके लिए कॉम्पिटेंट कौन है और क्या क्या बातों का ध्यान में रखना है, उसके बारे में ये रूल 18 के अंदर बताया गया है। तो इसमें है कि वेयर टू और मोर गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर कंसर्न इन एनी केस। तो किसी एक केस के अंदर दो या दो से ज़्यादा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कंसर्न है, इन्वॉल्व है, और दोनों के ऊपर सेम चार्जेस हैं या सिमिलर चार्जेस हैं, तो उसकी वजह से, अगर क्योंकि केस एक ही है, अब केस अलग अलग होंगे तो उसके अंदर एक कॉमन प्रोसीडिंग्स नहीं बनती है। जनरली जब केस एक ही होता है, दोनों के ऊपर चार्जेस सिमिलर हैं और एक ही केस में इन्वॉल्व है, तो वहीं पे कॉमन प्रोसीडिंग हो सकती है। तो वहां पे बता रहे कि द प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज द पेनल्टी ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ऑन ऑल सच गवर्नमेंट सर्वेंट में। तो यहाँ पे यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन कॉमन प्रोसीडिंग का ऑर्डर कर सकता है, या तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं या ऐसी कोई दूसरी अथॉरिटी जो उन सारे गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिसल करने की पावर रखते हैं, यानी डिसमिस करने के लिए उनके पास अथॉरिटी है, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। मे मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफ देम मे बी टेकन इन अ कॉमन प्रोसीडिंग। तो उनके ऑर्डर से कॉमन प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, या तो प्रेसिडेंट होंगे या ऐसी अथॉरिटी जो डिसमिसल का ऑर्डर करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं, ऐसी अथॉरिटी ऑर्डर कर सकते हैं भाई। और ये जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है यहाँ पे, उनके रिगार्डिंग बात हो रही है, यानी जिनके खिलाफ प्रोसीडिंग चलनी है। तो उसमें से हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को जो डिसमिस कर सकता है, यानी एक तरह से कहने का मतलब यह है कि अगर दो गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक को डिसमिस करने की पावर एक लोअर ऑफिसर को है और जो दूसरा है उसके हायर ऑफिसर के ऐसी पावर है, तो जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट यानी अथॉरिटी है, वो यहाँ पे कॉम्पिटेंट होगा ये ऑर्डर करने के लिए कॉमन प्रोसीडिंग का। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। और ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन या नोट में लिखा हुआ भी है, इफ द अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू इम्पोज द पेनल्टी ऑफ डिसमिसल ऑन सच गवर्नमेंट सर्वेंट आर डिफरेंट। अगर जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वॉल्व जिनके खिलाफ ये कॉमन प्रोसीडिंग होनी है, उसमें हर एक की जो डिसमिसल की पावर रखने वाली जो अथॉरिटी है वो डिफरेंट है, तो उनमें से जो हाईएस्ट है उसको यानी ये पावर होगी कॉमन प्रोसीडिंग का ऑर्डर करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा कि एन ऑर्डर फॉर टेकिंग disciplinary action in common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of others। तो इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाईएस्ट तो लेगा, उसके साथ कंसेंट भी लेना पड़ेगा बाकी जो इस तरह की अथॉरिटीज हैं जो कि डिसमिसल की पावर रखती हैं।
तो ये है कि यहाँ पे कौन कॉमन प्रोसीडिंग का ऑर्डर पास कर सकता है, क्योंकि उसके बाद ही जो है कॉमन प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। इसका जो सब रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 12 का 4, तो 12 का 4 आपको याद होगा, मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। 12 के 4 में ये बताया गया था, ये जब मैं उसी का स्क्रीनशॉट या उसी का मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ, तो इसमें ये बताया गया था कि कोई भी मेजर पेनल्टी लगानी है तो मेजर पेनल्टी लगाने के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी से कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जो ये पेनल्टी है नहीं लगा सकती है। तो ये क्लियरली बताया गया था। दूसरा ये भी बताया गया था, ये है फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है नो पेनल्टी स्पेसिफाइड इन मेजर पेनल्टी मतलब शैल बी इम्पोज्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट अथॉरिटी जो है वो कोई भी मेजर पेनल्टी नहीं लगा सकती है, इस बात का यानी ध्यान में रखना होगा। तो ये जो यहाँ पे आपका सब रूल 2 है, ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 12 का 4 का कहने का मतलब ये कि वहाँ पे भी जो प्रोविजन दिया गया है उनको आपको माइंड में रखना है, उसको ध्यान में रखना है। बाकी दूसरी बातें यहाँ पे एक और बताई गई थी कि अगर कोई जनरल सेंट्रल सर्विस का पर्सन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको टेम्परेली किसी दूसरे सर्विस में ट्रांसफ़र किया गया है, तो वहाँ पे उससे भी कंसल्ट करना पड़ेगा मेजर पेनल्टी लगाने के लिए। और तीसरा ये बात थी कि अगर कोई लबासना में ट्रेनिंग कर रहा है, प्रोबेशनर है, तो वहाँ के डायरेक्टर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। तो यहाँ पे इन बातों का यानी ध्यान में रखने के लिए बोला गया है। तो आप उसको ध्यान में रखते हो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 12 का 4 एनी सच ऑर्डर शैल स्पेसिफाई। तो जब कॉमन प्रोसीडिंग का ऑर्डर होगा तो कॉमन प्रोसीडिंग के ऑर्डर के अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए वो यहाँ पे सब रूल 2 कहता है। तो ये कह रहा है द अथॉरिटी विच में फंक्शन एज द डिस्प्लिनरी अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ सच कॉमन प्रोसीडिंग। तो इस कॉमन प्रोसीडिंग के अंदर डिस्प्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा, ठीक है, इसके बारे में उस कॉमन प्रोसीडिंग के ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। The penalties specified in Rule 11 which such disciplinary authority shall be competent to impose। तो जो disciplinary authority का नाम आ गया, उसके अंदर पता चल गया कि ये disciplinary authority होंगे। उसके बाद उनकी competence क्या है, competence का मतलब कौन सी proceeding होगी और क्या वो वहाँ पे पेनल्टी लगा पाएंगे, ये भी उस ऑर्डर में लिखा जाएगा, ठीक है। वेदर द प्रोसीजर लेट डाउन इन रूल 14 एंड 15, तो उसके ऊपर क्या मेजर पेनल्टी लगेगी, मेजर प्रोसीडिंग चलेगी या माइनर प्रोसीडिंग चलेगी, उसके बारे में भी उस ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। तो ये तीन बातें जो है इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लिनरी अथॉरिटी कौन है, उसकी कॉम्पिटेंस क्या है, वो क्या क्या पेनल्टी लगा सकता है, और प्रोसीजर कौन सा चलेगा, मेजर पेनल्टी प्रोसीजर चलेगा कॉमन प्रोसीडिंग के अंदर या माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग चलेगा इस कॉमन प्रोसीडिंग के अंदर, ये भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन प्रोसीडिंग बेसिकली आपको समझ में आ गया कि जहां पे दो गवर्नमेंट सर्वेंट या दो से ज्यादा गवर्नमेंट सर्वेंट एक ही तरह के एक ही केस में या सिमिलर पेनल्टी या आर्टिकल ऑफ चार्ज के अंदर इन्वॉल्व है, तो वहां पे फिजिबल है कि कॉमन प्रोसीडिंग चलाई जा सके। अब इसके अंदर एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन में एक केस डिस्कस हुआ था कि उस केस में क्या हो जहां पे एक गवर्नमेंट सर्वेंट दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर चार्जेस लगा रहा है और दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट पहले के ऊपर चार्जेस लगा रहा है। यहाँ जहां पे क्रॉस एलिगेशन है, क्रॉस एलिगेशन मतलब ए बी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि उसने ऐसा किया और बी ए के ऊपर लगा रहा है कि उसने ऐसा किया है, तो उस केस में क्या होगा। तो इसके बारे में जीआईडी ये कहता है कि ऐसे जो भी क्रॉस एलिगेशन वाले चार्जेस हैं, प्रोसीडिंग है, वो जनरली सेपरेटली होने चाहिए। वैसे तो इसका प्रोविजन कहीं और दूसरा लॉ में भी नहीं है, लॉ मतलब यानी जो जुडिशियल केसेस है सीआरपीसी है उसके अंदर भी नहीं है, लेकिन ये हिदायत दी गई है कि भाई उसको कुछ फॉलो करने के लिए जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप जब भी इस तरीके हो तो उसको सेपरेटली जो है डील करें। तो ये जो मैंने बताया बेसिकली ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कॉमन प्रोसीडिंग क्या होता है। कॉमन प्रोसीडिंग का मतलब जहाँ पे सिमिलर नेचर के एलिगेशन में आर्टिकल ऑफ चार्ज में इन्वॉल्व है दो से ज़्यादा या दो गवर्नमेंट सर्वेंट, और जबकि जो क्रॉस क्वेश्चनिंग वाला या क्रॉस एलिगेशन वाला है यहाँ पे केस वो डिफरेंट है, वो कॉमन प्रोसीडिंग में कवर नहीं होगा। तो इसलिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको एग्जाम्पल से भी बता दिया। रूल 19 है स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस। तो ये स्पेशल प्रोसीजर जो बेसिकली है आपका कहाँ से आया, ये आर्टिकल जो आपका 311 का 2 था, अगर आपको याद होगा उसका प्रोविजन था। तो मैंने यहाँ पैरेलली एक दूसरा जो है डॉक्यूमेंट खोल रखा है ताकि आपको मैं जहाँ पे पुराने बातों को दिखाना हो तो वो दिखा सकूँ मैं। तो ये 311 का यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेकंड प्रोविजन था।
तो ये 311 बेसिकली कहता है कि कोई भी आपको पेनल्टी लगानी है डिसमिसल की, रिमूवल की या रिडक्शन इन रैंक की, तो आपको इंक्वायरी करनी है, उसको चार्जेस बताने और रिजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है। तो मेन जो इसका आपका क्लॉज 2 है वो ये कहता है आर्टिकल का। इसी का प्रोवाइजो कहता है कि इन केसेस के अंदर ऐसा करने की जरूरत नहीं है जहां पे यानी इन प्रोसीडिंग्स को या इन अपॉर्चुनिटीज को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ये कौन कौन से केसेस थे आपको अगर याद होगा, तो वेयर ए पर्सन इज डिसमिस और रिमूव्ड इन रैंक ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन क्रिमिनल चार्जेस। तो पहला ग्राउंड जिसके अंदर बिना प्रोसीडिंग या बिना उसको मौका दिए हुए, रिजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए हुए, बिना उसको चार्जेस बताए हुए ये किया जा सकता है, जो यहाँ पे बताया गया है वो है जब उसका क्रिमिनल चार्जेस के अंदर कन्विक्शन हो जाता है, उसके ऊपर जो इल्जाम है वो साबित हो जाता है। तो उस कंडक्ट के बेसिस पे मैंने वहां पे ही बताया था कि कंडक्ट को कैसा कंडक्ट है, उसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, उसके बाद ही उसको डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस किया सकता है। हर क्रिमिनल चार्ज के कन्विक्शन से वहां पे डिसमिसल, रिमूवल या रिडक्शन इन रैंक ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता। तो वहाँ पे डिस्प्यूटी अथॉरिटी को अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना पड़ेगा, कंडक्ट क्या वाकई में ऐसा है जो डिसमिस या रिमूव या रिडक्शन इन रैंक को वहाँ पे अट्रैक्ट करता है। तो ये सब बातें जो वहाँ पे देखने की जरूरत है। दूसरा जो इसके अंदर एग्जाम्पशन का क्लॉज था, जहाँ पे वेयर द अथॉरिटी एम्पावर टू डिसमिस, रिमूव ए पर्सन टू और टू रिड्यूस इन रैंक इज सेटिस्फाइड दैट फॉर सम रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, इट इज नॉट रिजनेबली प्रैक्टिकल टू होल्ड सच इंक्वायरी। तो दूसरा जो वहाँ पे एग्जाम्पशन था कि जब जो अथॉरिटी एम्पावर्ड है, यानी जो पेनल्टी ये लगाने के लिए एम्पावर्ड है, वो उसके ओपिनियन में ऐसा लग रहा है कि भी अगर यहाँ पे जो है पॉसिबिलिटी नहीं है एक इंक्वायरी को होल्ड करने के लिए, तो इट इज़ नॉट रिजनेबली प्रैक्टिकेबल टू होल्ड सच इंक्वायरी। तो ये अलग अलग केसेस में हो सकता है। मान लो जो विटनेस है वो उसको इतना डरा धमका दिया गया है कि वो वहाँ पे अपना गवाही नहीं देगा, वहाँ पे अपना एविडेंस देगा ही नहीं। तो इन ऐसे केसेस में जहाँ पे ओपिनियन ये बन रहा है अथॉरिटी की कि ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है कि ये इंक्वायरी होल्ड कर सके, तो इस तरह के केसेस में एग्जाम्पशन जो ये अट्रैक्ट हो जाएगा या वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तीसरा जो एग्जाम्पशन बताया गया था इस आर्टिकल के अंदर कि वेयर द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज सेटिस्फाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के कंटेक्स्ट में अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लग रहा है कि इट इज़ नॉट एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट का मतलब पॉसिबल नहीं है या कह लो कि बेनिफिशियल नहीं है कि ऐसी इंक्वायरी की जाए, तो उस केस में प्रेसिडेंट या गवर्नर, तो हमारा यहाँ पे जो हम सीसीएसई से रूल पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्योंकि हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब ही आएंगे। तो प्रेसिडेंट अगर चाह रहे हैं कि और उन्हें लग रहा है कि जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के कंटेक्स्ट में ऐसी इंक्वायरी करना पॉसिबल नहीं होगा या ना बेनिफिशियल होगा, तो उस केस में जो है इस तरह की इंक्वायरी को एग्जाम्प्ट किया जा सकता है या उसको छोड़ दिया जा सकता है। तो ये जो है वहाँ पे हमने बात की थी, उसी का ही ये पैरेलली जो है यहाँ पे रूल बनाया गया है। तो नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 14 टू रूल 18। तो रूल 14 आपका मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग है, 15 के अंदर उस रिपोर्ट पे क्या काम करना है, जो इंक्वायरी होगी उसके रिपोर्ट पे क्या काम करना है 15 के बताया गया था। 16 के अंदर आपका माइनर पेनल्टी था और 17 आपका जो है यहाँ पे 17 क्या था आपका, 17 आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर था। तो 14 17 यानी ये सारे प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है। तो ये प्रोसीडिंग के अंदर बेसिकली जो है जो भी बताया गया है उसके बावजूद ये कह रहा है कि ये एग्जेम्प्टेड चीज़ें हैं जो नीचे बताई गई। तो ये उसी को यहाँ पे जो आर्टिकल 311 के प्रोवाइजो में दिया गया था उसको यहाँ पे रेप्लिकेट किया गया है और इसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट बनाया गया है। क्यों स्ट्रिक्ट बनाया गया मैं बताता हूँ। वेयर एनी पेनल्टीज इज इम्पोज्ड ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज़ लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन क्रिमिनल चार्जेस। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग जो भी उसके अंदर बातें रूल 14 के अंदर और से 18 तक बताई गई है, जो भी प्रोसीजर बताए गए मेजर के, माइनर के, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर के या कॉमन प्रोसीडिंग के, तो ये सारी बातें जो भी बताई गई उसके बावजूद ये कह रहा है कि द डिस्प्यूटी अथॉरिटी में कंसीडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट डीम फिट। तो वो प्रोसीडिंग को डिस्पोज ऑफ करते हुए, उनको छोड़ते हुए, अगर डिस्प्यूटी अथॉरिटी को लग रहा है इन केसेस के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करके ऐसा कोई ऑर्डर पास कर सकता है जो उसको फिट लगता है इस सिचुएशन के अंदर।
तो यानी इन सिचुएशन के अंदर डिस्प्यूट अथॉरिटी के पास पावर है कि वो सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करेगा, कंसीडर करने के बाद उसे जो ऑर्डर में लग रहा है कि भाई ये ऑर्डर पास करना रिक्वायर्ड है, यानी इन सर्कमस्टांसेस में बिना इंक्वायरी के ऑर्डर पास किया जा सकता है कोई भी पेनल्टी का, तो वो करेगा। तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। इसके अंदर लेकिन एक प्रोवाइजो भी है, जो इसका फर्स्ट आपका पॉइंट है, इसके अंदर एक प्रोवाइजो भी है कि पेनल्टी के ऊपर provided that the GS यानी गवर्नमेंट सर्वेंट may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made in case under clause A1। तो ये जो clause 1 है आपका ये है, यानी यहाँ पे अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही थी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मतलब यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम कोर्ट हो गया, कहीं पे भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई प्रोसीडिंग चल रही थी, वहां पे उसका कन्विक्शन हो गया। तो कन्विक्शन बेसिकली सबसे पहले तो जो ट्रायल कोर्ट होगा यानी जो लोअर कोर्ट होगा वहीं पे होगा, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, सेशन कोर्ट हो सकता है, वहां पे होगा। तो वहां पे उसके ऊपर कुछ चार्जेस चल रहे थे और वो चार्जेस क्या हो गया, प्रूफ हो गया, उसको कन्विक्शन कहते हैं। तो कन्विक्शन जब उसका हो गया तो कुछ कंडक्ट होगा जिसके बेसिस पे उसका कन्विक्शन हुआ है। तो वहां पे उस कंडक्ट को एग्जामिन करके डिस्प्यूट अथॉरिटी क्या कर सकता है, अपना कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है बिना इंक्वायरी किए हुए। तो वेयर एन पेनल्टी व्हेन ए पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कंडक्ट व्हिच हैज लेड टू द कन्विक्शन ऑन ए क्रिमिनल चार्ज, तो उस केस में द डिस्प्यूट अथॉरिटी में कंसीडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड मेक सच ऑर्डर्स देयर ऑन एज इट डीम फिट। लेकिन उसके अंदर प्रोवाइजो क्या है, लेकिन उसको गवर्नमेंट सर्वेंट को एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी किसी चीज के लिए कि जो पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा रही है। ऐसा क्यों, ये इसलिए बोला गया है क्योंकि इन केसेस के अंदर, क्योंकि आपने इंक्वायरी नहीं की, लेकिन क्या है, पॉसिबिलिटी है कि आप वहां पे उसको पेनल्टी के लिए तो एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत है। जबकि इन दोनों के अंदर यहाँ पे पेनल्टी के ऊपर कोई भी इस तरीके का जो है अपॉर्चुनिटी देने का प्रोविजन नहीं रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखना है कि ये जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है वो क्लॉज 1 के अंदर ही है, क्योंकि कन्विक्शन जो है क्रिमिनल चार्ज के अंदर हुआ है, उसका एक कंडक्ट है, उस कंडक्ट के बेसिस पे पेनल्टी दी जा रही है। तो पेनल्टी जब दी जा रही है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि अगर वो पेनल्टी के बारे में या कुछ रिप्रेजेंटेशन अपना देना चाहे तो वो दिया जा सकता है, और फिर उसको कंसीडर करके ही पेनल्टी को पास किया जाएगा। ठीक है, तो ये रेड विद प्रोवाइजो बिलो, ये आपको ध्यान में रखना है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसके साथ इसके प्रोवाइजो को पढ़ेंगे कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है। दूसरा केस जहां पे इंक्वायरी को यानी डिस्पोज ऑफ किया गया है या उसको एग्जाम्प्ट किया गया है वो है वेयर द डिस्प्यूट अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय इट इन राइटिंग दैट इट इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल टू होल्ड एन इंक्वायरी इन द मैटर प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स। तो जहां पे डिस्प्यूट अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि भाई जो सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं उसके अंदर जो है एक इंक्वायरी नहीं हो सकती है, तो वो रीज़न जो है लिखना पड़ेगा उसको राइटिंग में। तो इस तरीके के केसेस के अंदर जहाँ पे ये इंक्वायरी जो सेकंड वाले केस में कौन कौन से सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं उसके कुछ एग्जांपल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सपोज जो डिस्प्यूट अथॉरिटी है उसको चार्ज ऑफिसर ने इतना डरा दिया है कि जो वो इंक्वायरी नहीं होल्ड कर सकता। ठीक है, तो डिस्प्यूट अथॉरिटी को जब इस तरीके का थ्रेट मिल गया, कोई इंटिमिडेशन मिल गया उसको, या यानी उसको धमकी मिल गई, थ्रेटन कर रहे हैं या उसकी फैमिली मेंबर को थ्रेटन कर रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एग्जांपल दिया है कि किन किन केसेस में जो है ये सेकंड क्लॉज जो है अप्लीकेबल हो सकता है, उसके कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो मैं वहां से कोट करके आपको बता रहा हूँ। तो और दूसरा क्या हो सकता है, मान लो चार्ज ऑफिसर ने जो विटनेसेस हैं उनको इतना डरा धमका रखा है या एरिया में उसका इतना खौफ है कि कोई भी उसके खिलाफ आके विटनेस नहीं बनेगा, तो क्या उस केस में इस इंक्वायरी का कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगी? तो इस तरह के केसेस को जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो सेकंड के अंदर कवर हो जाते हैं, तो वहां पे बिना यानी इंक्वायरी के अगर कोई ऑर्डर पास किया जाता है तो वो वैलिड माना जाएगा और इस एग्जाम्पशन में वो कवर्ड होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जो है ये इस तरह के केसेस को कवर करता है। फिर तीसरा केस आता है वेयर द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, और ये किस में सेटिस्फाइड है, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मतलब ये नहीं कि पूरे इंडिया पे कोई खतरा हो या पूरे इंडिया की सिक्योरिटी पे कोई खतरा हो तो तभी ये
इस तरीके के क्लॉज को इन्वोक किया जा सकता है। जहां पे मान लो किसी छोटे एरिया में भी अगर कोई सिक्योरिटी का थ्रेट है तो वहां पे भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर मैं एक बात और बताना चाहूंगा। इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट था कि इसके अंदर अगर मान लो कि अभी जो है कि प्रैक्टिकेबल नहीं है, इसके अंदर 2 के अंदर भी और 3 के अंदर भी, मतलब कि अगर कोई सर्कमस्टांसेस हो सकता है जिसके अंदर वो होल्ड करना इंक्वायरी को पॉसिबल ना हो, या थर्ड के अंदर भी जहां पे प्रेसिडेंट चाह रहे हैं कि सेटिस्फाइड है कि भाई इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट अभी जो है इंक्वायरी करना जो है बेनिफिशियल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों केसेस के अंदर अगर कुछ टाइम रुक कर जो है इंक्वायरी की जा सकती हो, तो कोर्ट ने बोला है कि अगर उसको प्रेफरेंस देनी है, यानी जहां पे अगर इंक्वायरी की पॉसिबिलिटी हो, मान लो 10 दिन पॉसिबल नहीं है, 1 महीना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ सर्टेन टाइम के लिए पॉसिबल नहीं, उसके बाद अगर पॉसिबल हो जाएगा तो वहां पे कोशिश करना है कि वो इंक्वायरी हो। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल मतलब जो इस काम को ऑफिस में करेंगे तो उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ। उसके अंदर ये मतलब कोर्ट ने बोला है, तो इसलिए आप क्या होगा कि वो मैटर जब चैलेंज होगा, अगर मान लो आप ऑफिस के अंदर अगर सोचते हैं कि ऐसा सरकमस्टांसेस बन रहा है जिसके बेसिस पे ये डिस्पोज ऑफ की जाए इंक्वायरी को नहीं की जाए, तो फिर अगर वो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंक्वायरी को होल्ड की जाए, तो आपको उसको प्रेफरेंस देना है वहाँ पे। ठीक है, बाकी रूल जो है, रूल पोजिशन तो सीधा ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि क्या कहता है रूल। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात कर रहे थे कि अगर प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट है, और बाकी यहाँ पे जो डिस्ट्रिब्यूटरी अथॉरिटी है ये डेलीगेटेड पावर हो सकती है प्रेसिडेंट की। तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट ही लिया जाएगा। बाकी के अंदर क्या होता है, डेलीगेटेड पावर प्रेसिडेंट की मिनिस्टर के पास भी होती है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिब्यूटरी अथॉरिटी का मतलब डेलीगेटेड पावर प्रेसिडेंट का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट का मतलब कि प्रेसिडेंट को ही अपनी ओपिनियन फॉर्म करनी है, यहाँ पे प्रेसिडेंट को ही सेटिस्फाई होना है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की ओपिनियन है वो जनरली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो जिनकी एड और एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करते हैं, उनकी ओपिनियन के ऊपर बेस्ड इनका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो वेयर प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, यानी प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड कब हुए, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अपनी ओपिनियन या एडवाइस के बाद उनको प्रेसिडेंट को दिया है कि अपनी एडवाइस दी है, और उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को देखते हुए इंक्वायरी नहीं की जा सकती किसी केस के अंदर। इट इज़ नॉट एक्सपीडियंट, मतलब बेनिफिशियल नहीं है, एडवांटेजेस नहीं है, या वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो उन केस में प्रेसिडेंट जो है अपना ऑर्डर पास करके कोई भी पेनल्टी लगा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर को जनरली क्या होता है, वो फाइनल होता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रेसिडेंट का ऑर्डर अपील में तो नहीं जाता। यहाँ पे अपील मतलब जो आगे हम अपील के प्रोसीजर को देखेंगे, तो वहाँ पे अपील में तो ये जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है अपीलेबल नहीं है, वहाँ पे अपील नहीं की जा सकती है। लेकिन जुडिशियल रिव्यूज का हो सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट के अंदर वहाँ पे इसकी स्क्रूटनी हो सकती है। तो वहाँ पे सिर्फ इसका लिमिटेड स्कोप है, जो कोर्ट ने बोला है कि स्क्रूटनी सिर्फ इस बेसिस हो सकती है कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन था या ओपिनियन था वो प्रॉपर था कि नहीं था, मतलब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे बेस्ड था ही था, यानी उसमें कहीं कोई भी मैलाफाइड तो नहीं था, कोई इल इंटेंशन तो नहीं था, वो कहीं उसके अंदर कुछ इलेगलिटी तो नहीं थी। तो ये सिर्फ बेसिक बातें हैं, जो लिमिटेड स्कोप जो है वो कोर्ट के अंदर चैलेंज हो सकता है, बाकी सीसीए रूल के अंदर ये अपील इसकी नहीं हो सकती है। Provided further that the commission shall be consulted where such consultation is necessary and the government servant has been given an opportunity of representing against the advice of the commission within the time limit specified in 15 का 3, यानी 15 days before an order are made in any case under this rule। तो बाकी वो जैसे कि हमने रूल 15 के अंदर देखा था, 15 के 3 में, कि अगर जब डिस्ट्रिब्यूटरी अथॉरिटी अपना फाइंडिंग्स दे देती है हर चार्ज के ऊपर, आर्टिकल ऑफ चार्ज के ऊपर, तो उसके बाद अगर कमीशन को रेफर करने की जरूरत है, कंसल्ट करने की जरूरत है, तो वहाँ पे कंसल्ट भी किया जाता है। और उसका मैंने एक एग्जांपल ही बताया था कि प्रेसिडेंट जो ऑर्डर करते हैं जनरली उसके अंदर जो है कंसल्टेशन यूपीएससी से की जाती है। तो वहाँ पे जहाँ पे कंसल्ट करने की जरूरत है कंसल्ट किया जाए, और कंसल्ट करने के बाद जब भी कंसल्ट किया जाता है तो उसकी कॉपी, यानी यूपीएससी की कमीशन की कॉपी जो है वो चार्ज ऑफिसर को जरूर दी जाती है, और उसको 15 दिन का टाइम दिया जाता है जिसके अंदर उसे अपना रिप्रेजेंटेशन देना होता है। तो वही सारी बातें जो हमने पहले भी बात की थी, वही सारा प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो करना है।
तो ये बताएगा कि कमीशन को भी कंसल्ट करना है, और कंसल्ट करने के बाद जो उसका एडवाइस आएगा उसकी कॉपी चार्ज ऑफिसर को देना है। 15 दिन का टाइम देना है चार्ज ऑफिसर को रिप्रेजेंट करने के लिए। रिप्रेजेंट करने के बाद वो रिप्रेजेंटेशन जब आएगा उसके बेसिस पे फिर पेनल्टी पास करनी है। तो ये प्रोसीजर रहेगा जैसा कि ऊपर भी प्रोसीजर था। उसके बाद अब आ जाता है आपका रूल 20। तो जो रूल 20 है वो कह रहा है कि प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिसर लैंड टू स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। बेसिकली जो मेरा इंटरप्रिटेशन है या मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं ये रूल 20 और 21 को कंबाइंड करके एक बनाना चाहिए था। दोनों में बेसिकली कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। डिफरेंस में यानी एक में बताएगा कि बोरोवर की क्या अथॉरिटी रहेगी और एक के अंदर लैंडिंग का क्या अथॉरिटी रहेगी। तो ये दोनों बातों को अगर क्लब करके एक रूल बनाया जाता तो बेटर था। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, वेयर द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब है यूनियन का गवर्नमेंट सर्वेंट जिसके ऊपर ये रूल अप्लीकेबल है। आर लेंट बाय वन डिपार्टमेंट टू द अनदर। उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या किया, लैंड किया गया, यानी उसको भेजा गया है या वहां पे काम करने के लिए गया है वो। टू ए स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में गया वो। एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट देयर टू, या स्टेट गवर्नमेंट में कोई अथॉरिटी सबऑर्डिनेट है उसके पास गया, वहाँ के किसी लोकल बॉडी में गया या दूसरी किसी अथॉरिटी में वहाँ पे वो काम करने के लिए गया। तो लैंडिंग होगी। जैसे डेपुटेशन पे भी जाते हैं फॉरेन, फॉरेन क्या कहते हैं, फॉरेन क्या कहते हैं उसको, तो वर्ड अभी माइंड में नहीं आ रहा। तो डेपुटेशन टाइप का जैसा फॉरेन सर्विस, सॉरी फॉरेन सर्विस में जाते हैं। तो ये इस तरीके से ये जो सारी बातें हैं वहाँ पे ये अब उसी केस की बात कर रहा है। द बोरोइंग अथॉरिटी शैल हैव द पावर। तो क्योंकि जब वो बोरोइंग अथॉरिटी के पास बोरोइंग डिपार्टमेंट में जाएगा वहां पे अगर कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसके पास पावर भी होनी चाहिए। तो उसी पावर के यहाँ बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये बात क्या कर रहे हैं कि जो बोरोइंग अथॉरिटी है उसके पास अपॉइंटिंग अथॉरिटी की पावर होगी फॉर द पर्पज ऑफ प्लेसिंग सच गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में रखने के लिए उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी की पावर रहेगी। यानी वहां पे मिसकंडक्ट कोई करता है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही, क्योंकि जनरली क्या है पेनल्टी लगाता, प्रोसीडिंग करता है, बाकी सारे ऑर्डर पास करता है, तो वो पावर यहाँ पे बोरोइंग अथॉरिटी को दिया गया है। क्योंकि अगर ये पावर नहीं देंगे तो वहाँ पे कोई भी प्रोसीडिंग वो नहीं चला पाएगा, और चलाएगा तो वो क्या होगा, इलीगल होगा। तो इस वजह से उसको अपॉइंटिंग अथॉरिटी की पावर दी गई है सस्पेंशन में रखने के लिए। एंड ऑफ द डिस्प्लिनरी अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ए डिस्प्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। तो सस्पेंशन में रखने के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी की पावर दी गई है, और दूसरा उसके खिलाफ डिस्प्लिनरी प्रोसीडिंग चलाने के लिए पावर दी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप ध्यान से तो दो पावर दी गई है, एक तो उसको सस्पेंड करने के लिए और दूसरा सिर्फ उसके खिलाफ डिस्प्लिनरी प्रोसीडिंग चलाने के लिए। पेनल्टी लगाने की पावर अभी जो है इसके अंदर अभी तक बात नहीं की उसने रूल में। तो ये बिल्कुल जब हमारा जो रूल लिखा होता है, और ये क्योंकि स्टैट्यूटरी रूल्स हैं तो स्टैट्यूटरी रूल्स की एक लिमिट होती है, यानी जो लिखा गया है उतना ही कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड अगर जाएंगे तो वो स्कोप से बियॉन्ड जाना होगा, और उस केस में जो कोर्ट है उन आपकी प्रोसीडिंग को क्या करेंगे, जो आपने बियॉन्ड अपने पावर से किया है उसको वहां पे इलीगल कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो बातें यहाँ पे लिखी उतना ही मानना है। तो बोरोइंग अथॉरिटी का क्या पावर है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी की पावर है, लेकिन सिर्फ क्या करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए। और दूसरा डिस्प्लिनरी अथॉरिटी की पावर है, वो क्या करने के लिए, प्रोसीडिंग चलाने के लिए सिर्फ। ठीक है, पेनल्टी लगाने की बात यहाँ पे अभी तक नहीं की गई है। प्रोवाइडेड दैट द बोरोइंग अथॉरिटी शैल फोर्थविथ इन्फॉर्म द अथॉरिटी विद विच लैंड द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। लेकिन यहाँ पे एक उसको ड्यूटी भी दी गई है कि जैसे ही वो अगर सस्पेंड करता है, करता है या डिस्प्यूट प्रोसीडिंग चलाता है, तो उस केस में उसे क्या बताना है, सर्कमस्टांसेस बताने हैं कि सस्पेंड क्यों किया। तो उन सर्कमस्टांसेस को एलोबरेट करते हुए बताना है कि इन सर्कमस्टांसेस के अंदर उसको सस्पेंड किया गया है। तो बोरोइंग अथॉरिटी शैल फॉरविथ इन्फॉर्म द अथॉरिटी। तो फॉरविथ मतलब कि तुरंत बता देगा उसको जिसको लैंड किया गया, जिसकी सर्विस को लैंड किया गया उसके पास, कि ये सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से उसको सस्पेंड किया गया है। और द कमेंसमेंट ऑफ द डिस्प्लिनरी प्रोसीडिंग, और ये सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से प्रोसीडिंग जो है कमेंस की गई है। तो प्रोसीडिंग क्यों स्टार्ट की गई या सस्पेंड क्यों किया गया, उस सर्कमस्टांसेस को बोरोइंग अथॉरिटी को बताना भी पड़ेगा। इन द लाइट ऑफ द फाइंडिंग्स इन द डिस्प्लिनरी प्रोसीडिंग कंडक्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट।
तो डिस्प्यूटिव अथॉरिटी की पावर प्रोसीडिंग चलाने की उसको दे रखी थी बोरोइंग अथॉरिटी को, उसने प्रोसीडिंग की, अपनी अपनी फाइंडिंग्स आ गई। फाइंडिंग मतलब जैसे कि या तो रूल 14 के अंदर वो मेजर प्रोसीडिंग करेगा या रूल 16 के अंदर माइनर प्रोसीडिंग करेगा, तो वो सारी प्रोसीडिंग कर ली, अपनी फाइंडिंग्स तक वो पहुंच गया। तो इन द लाइट ऑफ द फाइंडिंग्स इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंडक्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब उसके बाद की बात बता रहे हैं कि इफ द बोरोइंग अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी ऑफ द पेनल्टीज इन सो एंड सो, यानी माइनर पेनल्टी जो है अगर उसके ऊपर इंपोज करने की फाइंडिंग्स आ गई, इट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द लैंडिंग अथॉरिटी मेक सच ऑर्डर्स ऑन द केस एट इट डीम्स एज इट डीम नेसेसरी। तो माइनर पेनल्टी के केस में अगर बोरोइंग अथॉरिटी इस फाइंडिंग पे आए कि माइनर पेनल्टी लगानी है, तो वो कंसल्ट करके, यानी जिसने लैंड किया है, जिस पेरेंट डिपार्टमेंट से वो आया है वहाँ पे कंसल्ट करके उनसे, अगर कंसल्टेशन में वहाँ से गो हेड मिल जाता है, कंसेंट मिल जाती है, या वो कुछ बोलते हैं, तो वो बोलने के बाद वो माइनर पेनल्टी बोरोइंग अथॉरिटी लगा सकता है। ठीक है, बोरोइंग अथॉरिटी के पास यानी माइनर पेनल्टी लगाने की पावर है, लेकिन कब है? जब वहाँ से ओपिनियन मिल जाता है, जिस ऑफिस से वो आया है, जिस अथॉरिटी से वो आया है, लैंडिंग अथॉरिटी अगर कंसल्ट करके वो दे देता है तो। प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर लेकिन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में, बोरोइंग अथॉरिटी और लैंडिंग अथॉरिटी के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, तो उस केस में उसकी सर्विसेज को, उस गवर्नमेंट सर्वेंट को वापस भेजना पड़ेगा उसके पेरेंट डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे सारी प्रोसीडिंग के जो भी कागजात हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिपोर्ट है, वो सारा जो है इंक्वायरी की सारी चीज़ें वहाँ पे भेजनी पड़ेगी, और उसके बेसिस पे उनको बोला जाएगा कि आप जो है उसके खिलाफ एक्शन लो। तो ये वहाँ पे तरीका रहता है। इफ द बोरोइंग अथॉरिटी, अब ये तो था कि अगर बोरोइंग अथॉरिटी के ओपिनियन में माइनर पेनल्टी लगा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं सेकेंड क्लॉज के अंदर कि अगर बोरोइंग अथॉरिटी ये बोल रही है कि मेजर पेनल्टी लगानी है, यानी उनके ओपिनियन में मेजर पेनल्टी लगनी चाहिए, तो इफ द बोरोइंग अथॉरिटी इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 5 to 9 ऑफ रूल 11, यानी मेजर पेनल्टी शुड बी इम्पोज ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, इट शैल रिप्लेस हिज सर्विस एट द डिस्पोजल ऑफ द लैंडिंग अथॉरिटी। तो माइनर पेनल्टी के केस में वो कंसल्ट करके ऑर्डर पास कर सकता है, लेकिन मेजर पेनल्टी के केस के अंदर जहाँ पे उसका ओपिनियन बन रहा है कि मेजर पेनल्टी लगानी है, तो वहाँ पे तो तुरंत ही उसको लैंडिंग अथॉरिटी के पास भेज देना, यानी जिस पेरेंट डिपार्टमेंट से वो आया है वहीं पे वापस भेज देना है। एंड ट्रांसमिट टू इट द प्रोसीडिंग ऑफ द इंक्वायरी, और जो सारी इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स थी, डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे उसको वापस भेज देने हैं जो पेरेंट या लैंडिंग अथॉरिटी है, और लैंडिंग अथॉरिटी को वहाँ पे ऑर्डर पास करना है। तो एंड देयर अपॉन द लैंडिंग अथॉरिटी में इफ इट इज डिस्प्यूटेड अथॉरिटी पास सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट में डीम नेसेसरी, तो फिर जो है लैंडिंग अथॉरिटी जो है वो अपना ऑर्डर पास करेगा वहाँ पे अप्रोप्रिएट। इफ इट इज नॉट द डिस्प्यूटेड अथॉरिटी सबमिट द केस टू द डिस्प्यूटेड अथॉरिटी, तो वहाँ पे लेकिन लैंडिंग अथॉरिटी बोल रहा है कि अगर खुद डिस्प्यूटेड अथॉरिटी तो वो ऑर्डर पास कर देगा, लेकिन वो अगर डिस्प्यूटेड अथॉरिटी नहीं है लैंडिंग अथॉरिटी, तो वो अपना जो भी डिस्प्यूटेड अथॉरिटी उसके पास केस को सबमिट करेगा और वहाँ पे उसको पास किया जा सकता है ऑर्डर को। तो कहने का मतलब है कि, और लेकिन यहाँ पे क्या फर्दर इंक्वायरी की भी पावर रहती है, और फर्दर इंक्वायरी भी डिस्प्यूटेड जो लैंडिंग अथॉरिटी था वहाँ पे डिस्प्यूटेड अथॉरिटी कर सकता है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट बिफोर पासिंग एनी सच ऑर्डर द डिस्प्यूटेड अथॉरिटी शैल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सब रूल 3 and 4 ऑफ रूल 15। तो मेजर पेनल्टी के केस में वो कह रहा है कि यूपीएससी की एडवाइस, जैसे कि रूल 15 के सब रूल 3 और 4 में बताया गया था कि यूपीएससी से एडवाइस लेनी है, एडवाइस लेने के बाद रिप्रेजेंटेशन का मौका देना है, और फिर उसके ऊपर हर एक के ऊपर क्या है, जो डिस्प्यूटेड अथॉरिटी अपनी फाइंडिंग देगा, जो लैंडिंग अथॉरिटी में जो डिस्प्यूटेड अथॉरिटी है वो अपनी फाइंडिंग देगा। तो ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करना है इन केसेस के अंदर, ये जो मेजर पेनल्टी वाला केस है उसके अंदर करना है, तो ये ध्यान में रखना है। The explanation दे रखा है, the dispute authority may make an order under this clause on the record of inquiry transmitted to it by the borrowing authority and or after holding such further inquiry at it may deem necessary as far as may be in accordance with rule 14। तो मेजर पेनल्टी के ये केस के अंदर जब सारे रिकॉर्ड को ट्रांसमिट किया गया,
यानी बोरोइंग अथॉरिटी ने सारे रिकॉर्ड को, उसने जो भी प्रोसीडिंग की थी यहाँ पे लैंडिंग अथॉरिटी को ट्रांसमिट कर दिया गया। तो लैंडिंग अथॉरिटी अगर लग रहा है उसे तो फर्दर इंक्वायरी भी कर सकती है, या वहाँ पे और किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत पड़ रही है जो रूल 14 के अंदर मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग के अंदर बताया गया है, तो उसको भी वो फॉलो कर सकती है। यानी कहने का मतलब कि जब लैंडिंग अथॉरिटी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए तो उसके ओपिनियन में उस केस को जस्टिफाई करने के लिए, उन प्रोसीडिंग्स को जस्टिफाई करने के लिए, उसको प्रॉपर बनाने के लिए अगर फर्दर इंक्वायरी करनी पड़ रही है, जो मेजर प्रोसीडिंग जो है, मेजर पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करने की जरूरत पड़ी तो वो उनको फॉलो करने के लिए फ्री है। ऐसा नहीं कि वो बाइंड हो जाएगा जो भी वहाँ से उनके पास रिपोर्ट आई है उसके तहत। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे बोरोइंग अथॉरिटी को क्या क्या काम करना है, क्या क्या पावर है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे थोड़ा लैंडिंग अथॉरिटी के बारे में बताया गया है इस रूल 21 के अंदर। बाकी चीज़ें वही है कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को दूसरे डिपार्टमेंट में बोरो किया गया है या स्टेट गवर्नमेंट में भेजा गया है, ये सब अथॉरिटी सबऑर्डिनेट में भेजा गया है, ये लोकल अथॉरिटी में भेजा गया है, ये सारी बातें वो तो बिल्कुल सेम ही यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वेयर एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज मेड और ए डिस्प्यूट प्रोसीडिंग इज कंडक्टेड अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट हुज सर्विसेज हैव बीन बोरोड बाय वन डिपार्टमेंट फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट और फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट और एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट देयर टू और ए लोकल और ए अदर अथॉरिटी। तो वही सारी बातें सारी वही हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे गवर्नमेंट को सस्पेंड किया गया या उसके खिलाफ डिस्प्यूट प्रोसीडिंग चलाई गई है तो the authority lending his services, the lending authority shall forthwith be informed of the circumstances leading the order of suspension of the government servant or the commencement of the disputed proceeding। तो वही बता रहा है कि सस्पेंशन के जो सर्कमस्टांसेस हैं या डिस्प्यूट प्रोसीडिंग क्यों चलाया गया उसके सर्कमस्टांसेस के बारे में बताना है जिसने लैंड किया है। In the light of the findings in the disputed proceeding conducted against the government servant, if the disputed authority is of opinion that any of the penalties, minor penalties या उसके ऊपर it may subject to the provision of rule 15 का 3 taking UPSC advice and ये सब बातें except this after consultation with the pass and order। तो यहाँ पे भी वही बताया गया कि अगर माइनर पेनल्टी वो लगाना चाहता है डिस्प्यूटेड प्रोसीडिंग के अंदर अथॉरिटी, तो वो क्या कर सकता है कि वही यूपीएससी की एडवाइस लेकर उस पर रिप्रेजेंटेशन का टाइम देकर वो माइनर पेनल्टी लगा सकता है। और मेजर पेनल्टी के केस में फिर उसे क्या करना पड़ेगा, वापस भेजना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो रिपीटेशन है एक तरीके से। यहाँ पे सिर्फ जो एक एग्जाम्पशन दे रखा है वो ध्यान में रख लो आप कि ये जो बातें हैं ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के किसी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के रैंक तक के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जाम्पशन है। बाकी सारी बातें वही बताई गई है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो माइनर पेनल्टी के केस में उसे उसकी सर्विस को रिप्लेस कर दी जाएगी, यानी लैंडिंग अथॉरिटी के पास वापस भेज दी जाएगी जहां से वो आया। तो ये सारी बातें सेम है, सिर्फ इसके अंदर एक एग्जाम्पशन ध्यान में रखना है। तो दोनों को सिमिलर ही लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका रूल 20 और 21 सिमिलर है, बस उसके अंदर अपोजिट वे में लिखा गया है। अब इसके बाद आता है आपका पार्ट 7 है अपील्स। तो यहाँ पे जो अपील है, दो हम इस सब रूल को डिस्कस करेंगे। एक रूल 22 है, 23 है। बेसिकली यहाँ पे जो अपील है, अब ये अपील के अंदर कुछ बता रखा है कि ऑर्डर जिसके अगेंस्ट अपील नहीं लाई करती है, और ये बताएगा कि ऑर्डर जिसके अगेंस्ट अपील लाई करती है। तो यहाँ पे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे क्या ये जो अपील्स हैं सिर्फ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अंदर अपील्स की बात कर रहा है, यानी किसी के खिलाफ अगर पेनल्टी लगाई गई है मेजर या माइनर, या उसके रिगार्डिंग ही चीज़ों की बात करता है क्या इन अपील्स में, या जो बाकी बातें की गई है जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप किसी के डिसएडवांटेज पे और अलाउंसेस में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके बारे में यहाँ पे अपील की बात की है। तो क्या ये अपील डिस्प्यूट प्रोसीडिंग के अंदर हो रहा तभी होगा, तो ये भी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं रूल 22 ऑर्डर अगेंस्ट विच नो अपील लाइज। तो ऐसे ऑर्डर जिसके खिलाफ अपील में नहीं जा सकते। तो नॉटस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस पार्ट, तो इस पार्ट में यानी अपील के पार्ट में चाहे कुछ भी लिखा गया है, नो अपील शैल लाई अगेंस्ट, मतलब इन केसेस के अंदर अपील नहीं लाई करेगा। तो कौन सा है पहला, तो एनी ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जैसा कि मैंने अभी जो हम एग्जाम्पशन वाला स्पेशल प्रोविजन वाली बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट का जो भी ऑर्डर होता है वो फाइनल होता है, उसके अंदर अपील नहीं लाई करता।
तो वहां पे सिर्फ क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होता है, यानी कोर्ट में वहां पे ये देखा जाता है कि जो ऑर्डर पास किया गया है वो पूरे प्रोसीजर के तहत पास किया गया नहीं किया गया, वो कोर्ट के पास सिर्फ पावर है, लेकिन यहाँ पे कोई अपील लाई नहीं करता। तो जो भी प्रेसिडेंट का ऑर्डर है वो फाइनल है, और यहाँ पे सीसीए रूल के अंदर उसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती। एनी ऑर्डर ऑफ एन इंटरलिक्यूटरी नेचर, इंटरलिक्यूटरी के नेचर का मतलब ये होता है जो फाइनल नहीं है, ठीक है, ऑफ द नेचर ऑफ स्टेप इन एड ऑफ द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द डिस्प्यूटेड प्रोसीडिंग, या जो फाइनल जो डिस्पोजल है डिस्प्यूटेड प्रोसीडिंग की उसके अंदर हेल्प करने वाला ऑर्डर है, तो ऐसे ऑर्डर जो है उसके खिलाफ जो है अपील नहीं हो सकती, अदर देन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के ऑर्डर को अपील में ला सकते हैं, जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसके खिलाफ अपील हो सकती है, लेकिन जो इंटरलोक्यूटरी नेचर के हैं, इंटरलोक्यूटरी नेचर का मतलब क्या है, जैसे कि इंक्वायरी ऑफिसर ने, इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने डेट फिक्स की गई कि इस तारीख को आपको अपीयर होना है, तो उस ऑर्डर को आप चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई इस अपील में नहीं ला सकते कि ये जो ऑर्डर है ये इन्होंने गलत इंटेंशन से निकाली है, यानी कोई भी ग्राउंड लेकर आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरलिक्यूटरी नेचर का है, उससे फाइनलिटी नहीं आती केस के अंदर, उसके अंदर प्रोसीडिंग में इम्पैक्ट नहीं आता, या उससे फाइनल नहीं हो जाता केस आपके अगेंस्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट। तो इस वजह से वो इंटरलिक्यूटरी नेचर के इस तरीके जो फाइनल नहीं है, तो जैसे कि डेली ऑर्डर शीट है, डेली ऑर्डर शीट के अंदर आप जो भी है वो इंटरलिक्यूटरी नेचर का है, जो भी लिखा जाएगा अगर आप उससे सहमत है नहीं सहमत है तो उसके बेसिस पे आप जो है यहाँ पे अपील में नहीं आ सकते, जो जब तक यानी फाइनल नहीं हो जाता, जब तक जो चार्जेस हैं उसके अंदर फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाता या फाइनल कोई पेनल्टी नहीं लगा दी जाती, तो तब तक वो इंटरलिक्यूटरी नेचर के ऐसे जितने भी ऑर्डर होंगे उसको आप अपील में नहीं ला सकते। लेकिन सस्पेंशन का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं, तो ये प्रोविजन दिया गया है। एनी ऑर्डर पास्ड बाय एन इंक्वायरिंग अथॉरिटी इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी अंडर द रूल 14, तो रूल 14 के अंदर अगर कोई ऑर्डर है जो इंक्वायरिंग अथॉरिटी ने पास किया, तो जैसे कि जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो इसके अंदर भी कवर होता है, जो डेली ऑर्डर शीट पास की जा रही है, ये चार्ज ऑफिसर को अपीयर होने के लिए बोला जा रहा है, ये चार्ज ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा रहा है, या चार्ज ऑफिसर ने प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कोई मौका दिया है, तो इस तरीके के जितने भी ऑर्डर पास किए जा रहे हैं उसके खिलाफ यहाँ पे आप अपील में नहीं आ सकते, या गवर्नमेंट सर्वेंट जो है चार्ज ऑफिसर जो है अपील में नहीं आ सकता। तो उसका रीज़न ये हो सकता है यहाँ पे कि उसको अगर हर एक ऑर्डर को यहाँ पे चैलेंज करने लगेगा, जो भी बीच के प्रोसेस का ऑर्डर है इंक्वायरी के दौरान या विटनेस के दौरान, अगर इन सारे ऑर्डर को चैलेंज करने लगेगा वो, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम ये आ गई कि सारा प्रोसीजर डिले हो जाएगा, डिस्प्यूट प्रोसीडिंग कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। तो ये इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि ये प्रोविजन रखा गया हो, ठीक है। उसके बाद रूल 23 है ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील लाइज। अब किन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाई करता है, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रूल 22, यानी जिन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं लाई करता है उसको ध्यान में रखते हुए, तो रूल 22 तो यही है कि किसके खिलाफ ऑर्डर नहीं लाई करता, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक गवर्नमेंट सर्वेंट में प्रेफर एन अपील अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स, तो ये जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सबके अगेंस्ट या किसी एक के अगेंस्ट भी वो अपील कर सकता है सीसीए रूल के तहत। तो उसके अंदर सबसे पहला तो क्या है, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव मेड, तो चाहे डीम्ड सस्पेंशन हो या एक्चुअल सस्पेंशन हो, दोनों ही तरह के ऑर्डर को क्या है चैलेंज किया जा सकता है। रूल 10 के अंदर जो बनाया गया था सस्पेंशन हमने रूल 10 में पढ़ा था, उसके अंदर डीम्ड सस्पेंशन भी था, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन भी उसके अंदर था, तो दोनों ही केसेस को यहाँ पे चैलेंज किया सकता है रूल 23 के अंदर। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। ऑर्डर इम्पोजिंग एनी ऑफ द पेनल्टीज, तो चाहे मेजर पेनल्टी लगाई जा रही है या माइनर पेनल्टी लगाई जा रही है, उस दोनों को लगाने वाली जो ऑर्डर है उसको यहाँ पे अपील में लाया जा सकता है। और बाय एन एपलेट और रिवाइजिंग अथॉरिटी, तो जो एपलेट अथॉरिटी ने भी अगर कोई ऑर्डर पास किया है पेनल्टी लगाते हुए, या रिवाइजिंग अथॉरिटी यानी किसी पेनल्टी पहले लगाई थी डिस्प्यूट अथॉरिटी ने, उसको रिवाइज किया गया रिवाइजिंग अथॉरिटी द्वारा, तो उस तरह के केसेस को भी यहाँ पे अपील में लाया जा सकता है। एन ऑर्डर एनहेंसिंग एनी पेनल्टी,
अगर एक ऑर्डर किसी की पेनल्टी को एनहेंस कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, तो ये जो है कहीं पे भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ बता रहा है अपीलेट अथॉरिटी भी कर रहा है, अगर रिवाइज कर रहा है, किसी ने भी रिवाइज किया, चाहे वो अपीलेट अथॉरिटी हो, रिवाइजिंग अथॉरिटी हो, तो उसको भी यहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है, यानी अपील में ला सकते हैं। एन ऑर्डर विच डिनाइज और वेरीज टू डिसएडवांटेज his pay, allowances, pension और other condition of services as regulated by the rules or by agreement। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये जितने भी ऑर्डर्स थे ये तो आपके डिस्प्लिनरी प्रोसीडिंग से रिलेटेड थे, लेकिन यहाँ पे जो ये फोर्थ है, यहाँ पे जनरल है, यहाँ पे कोई इस तरीके का प्रोसीडिंग की यहाँ पे चर्चा नहीं है। तो एन ऑर्डर विच डिनाइज और वेरीज टू हिज डिसएडवांटेज, वेरीज टू हिज डिसएडवांटेज का मतलब कि ऐसा कोई भी ऑर्डर जो उसकी पे को या अलाउंसेस को या पेंशन को या दूसरी सर्विस कंडीशंस को क्या करता है, उसके खिलाफ ले जाता है। डिसएडवांटेज का मतलब उसके अगेंस्ट है, उसके फेवर में नहीं है। एज रेगुलेटेड बाय द रूल्स और बाय एग्रीमेंट, तो ये चाहे रूल से हो रहा हो या किसी एग्रीमेंट से हो रहा है। एग्रीमेंट का मतलब यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो। तो बेसिकली अगर इसके तहत भी किसी का कोई लॉस हो रहा है, चाहे वो पे से रिलेटेड हो, अलाउंसेस से रिलेटेड हो, पेंशन से रिलेटेड हो या दूसरे किसी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड हो, तो उनकी भी अपील हो सकती है। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ डिस्प्यूटेड प्रोसीडिंग की बात ही नहीं हो रही है, डिस्प्यूटेड प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो ऑर्डर्स है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी अगर कोई ऑफिस में काम करता है और वो काम के दौरान कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है जिससे उसकी पे, अलाउंसेस, पेंशन या दूसरी सर्विस कंडीशन में उसको कोई लॉस हो रहा है, उसके डिसफेवर में जा रहा है, उसके फेवर में नहीं जा रहा है, कोई लॉस हो रहा है, किसी तरह का भी डिसएडवांटेज हो रहा है, तो उसको भी, उस ऑर्डर को भी यहाँ पे वो चैलेंज कर सकता है, अपील में ला सकता है। ठीक है। इंटरप्रेट, अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जिसका इंटरप्रिटेशन ही डिसएडवांटेज का है, यानी उसको अगर जैसे मान लो कई ऑर्डर निकलते हैं, ऑर्डर का मतलब सर्कुलर भी निकलते हैं, गाइडलाइंस भी निकलती है, उन गाइडलाइंस के अगर इंटरप्रिटेशन से किसी को लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में उसको भी वो चैलेंज कर सकता है, उस इंटरप्रिटेशन को भी या उस ऑर्डर को भी चैलेंज कर सकता है। एन ऑर्डर stopping him at efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar। तो अगर इस तरीके का कोई ऑर्डर है जिसकी वजह से वो क्या आ रहा है, उसको एफिशिएंसी बार पे रोका जा रहा है, यानी जो टाइम स्केल ऑफ पे है उसकी एक एफिशिएंसी बार है कि मतलब इतना होगा तब उसको यानी ये टाइम स्केल ऑफ पे मिलेगा, यानी लेवल मिलेगा, कह सकते हैं लेवल 10 मिलेगा, 11 मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो अगर वहां पे अनफिटनेस की वजह से किसी रोका जा रहा है तो उस केस में भी वो चैलेंज कर सकता है। यानी अगर ऐसा कोई ऑर्डर है जिसकी वजह से जो उसको टाइम स्केल ऑफ पे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और उससे उसको यानी कुछ ग्राउंड्स के बेसिस पे अनफिट किया करार दिया गया है, तो उनको भी चैलेंज कर सकता है जिन ग्राउंड्स के ऊपर उसको अनफिट के बोला गया है। Reverting him while officiating in a higher service grade or post to a lower service grade or post otherwise than a penalty। जब पेनल्टी लगेगी तब तो उसको यहाँ पे लोअर ग्रेड में लाया जा सकता है, लेकिन वो बात कर रहे हैं कि अगर अदरवाइज देन पेनल्टी किसी को रिवर्ट किया जा रहा है, हायर सर्विस में था, हायर पोस्ट पे था, लेकिन लोअर ग्रेड पोस्ट या लोअर सर्विस में उसको लाया जा रहा है, तो उस तरह के ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है, यहाँ पे अपील में ला सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिर्फ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की बात नहीं कर रहा, क्योंकि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अंदर ये पेनल्टी के अलावा भी उन ऑर्डर्स को चैलेंज करने के लिए ये अपील में यहाँ पे लाया जा सकता है। रिड्यूसिंग और विदहोल्डिंग द पेंशन और डिनाइंग द मैक्सिमम पेंशन एडमिसिबल टू हिम अंडर द रूल्स। अगर किसी की पेंशन को रिड्यूस कर रहे हैं, विदहोल्ड कर रहे हैं, तो उन मैटर के या उन ऑर्डर्स को भी चैलेंज किया जा सकता है, यहाँ पे अपील में ला सकते हैं। डिनाइंग मैक्सिमम पेंशन एडमिसिबल, तो चाहे वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के तहत हो रहा हो या अदरवाइज भी हो रहा हो, तो तब भी अपील में इन ऑर्डर्स को लाया जा सकता है, यहाँ पे रूल 23 के अंदर। डिटरमाइन द सब्सिस्टेंस एंड अदर अलाउंसेस टू बी पेड टू हिम फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन पीरियड के अंदर अगर जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है उसको डिटरमाइन कर रहे हैं और उससे कोई जो है एग्रीव्ड है, यानी वो कहता है कि नहीं सही तरीके से नहीं किया गया है, या डीम्ड सस्पेंशन के अंदर ऐसा किया गया है फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच ही इज डीम्ड टू बी अंडर सस्पेंशन और फॉर एनी पोर्शन देयर ऑफ। तो किसी भी पीरियड के लिए, सस्पेंशन किसी पीरियड के लिए अगर किसी का सब्सिस्टेंस अलाउंस के रिलेटेड कोई ग्रीवांस है, कोई ऑर्डर पास किया गया
जो उसके अगेंस्ट लग रहा है उसे, तो वहां पे भी यहाँ पे अपील में आ सकता है। डिटरमाइनिंग हिज पे एंड अलाउंसेस फॉर द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, तो सस्पेंशन के दौरान उसके पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड कोई ऑर्डर पास किया गया है, उसको अपील में भी ला सकते हैं यहाँ पे इस रूल के तहत। फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिसल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस और फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिडक्शन टू द सर्विस ग्रेड पोस्ट और स्टेज इन ए टाइम स्केल ऑफ पे टू द डेट ऑफ हिज रिस्टेटमेंट और द रिस्टोरेशन टू हिज सर्विस ग्रेड और पोस्ट। तो अगर किसी के पे एंड अलाउंसेस जब किसी को कंपल्सरी रिटायर किया गया या उसको डिसमिस किया गया, और फिर क्या होता है जब वो कोर्ट में चैलेंज करता है तो जनरली क्या होता है उसको रीइंस्टेट कर दिया जाता है, तो इस पीरियड के दौरान उसको क्या पे एंड अलाउंसेस मिलेंगे, उसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑर्डर पास किया गया और उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट को लगता है कि अपील में मुझे जाना चाहिए, सही तरीके से नहीं हुआ है, तो उसके खिलाफ भी अपील में जा सकता है। तो यहाँ पे एक तो पहले पीरियड ऑफ सस्पेंशन के लिए पे अलाउंसेस की बात कर रहा था कि ऐसा ऑर्डर जो सस्पेंशन पीरियड के दौरान ऑर्डर को रेगुलेट करता है, और फिर नीचे बात की गई अगर किसी को डिसमिस, रिमूव या कंपल्सरी रिटायर किया गया और फिर उसको कोर्ट के ऑर्डर द्वारा उसको रिइंस्टेट किया गया या रिस्टोर किया गया, तो फिर उसके बीच में जो उसको पे अलाउंसेस मिलेंगे वो उसका ऑर्डर जो है अगर उसको चैलेंज करना चाह रहा है तो ये भी चैलेंज किया जा सकता है। Determining whether or not the period from the date of his suspension or from the date of his dismissal, removal, compulsory retirement or reduction to the lower grade service pay scale to the date of reinstatement, restoration of service or grade pay shall be treated as period spent on duty। तो यहाँ पे वो कह रहा था कि जब सस्पेंशन का पीरियड था उसके दौरान उसका पे एंड अलाउंसेस क्या होगा, उसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑर्डर पास किया गया। अब ये बात कर रहा है कि सस्पेंशन पीरियड के दौरान उसकी ड्यूटी को क्या ट्रीट किया जाएगा, तो उस के रिगार्डिंग कोई ऑर्डर पास किया गया या किसी को डिसमिस किया गया और डिसमिस करने के बाद 1-2 साल बाद, 4 साल बाद या कितने साल भी बाद उसको रिइंस्टेट किया गया, तो उस बीच का इंटरवीनिंग पीरियड का क्या होगा, जब वो सस्पेंडेड रहा या डिसमिस रहा या रिमूव्ड रहा या कंपल्सरी रिटायर्ड रहा, यानी कोर्ट में जब उसने चैलेंज किया उसके बाद तो उसको रिइंस्टेट किया गया, लेकिन जब उसको डिसमिस किया गया और जिस पीरियड में उसको रिइंस्टेट किया गया उसके बीच के पीरियड का क्या, उसको क्या ट्रीट करेंगे, ड्यूटी ट्रीट करेंगे, उसके लिए कितनी जो है अलाउंसेस मिलेंगे। तो ये सारा अगर जो मैटर है वो अगर किसी ऑर्डर द्वारा पास किया गया तो उस ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे इन सारे मैटर्स को चैलेंज किया जा सकता है, अपील में लाया जा सकता है। इन दिस रूल द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड्स, तो ये जो रूल्स है इसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस वाला नहीं है। अगर किसी को निकाल दिया गया, जैसे कि ये मैटर था जहाँ पे डिसमिस कर दिया गया, तो डिसमिस करने के बाद तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं रहा, या कोई रिटायर हो गया तो वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं रहा। तो यहाँ पे अपील के अंदर या इस मैटर के अंदर बोला गया कि यहाँ पे जिन गवर्नमेंट सर्वेंट की बात कर रहे हैं वो ये सारे तरह के गवर्नमेंट सर्वेंट को इंक्लूड करेगा, यानी एक पर्सन जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं रहा उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूड्स ए पर्सन हु हैज सीज्ड टू बी इन गवर्नमेंट सर्विस। द एक्सप्रेशन पेंशन इंक्लूड्स एडिशनल पेंशन, ग्रेचुटी एंड एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो यहाँ पे जो पेंशन की बात की गई थी तो सिर्फ पेंशन के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता, एडिशनल पेंशन के ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है, ग्रेजुटी के ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है, और या इस तरह के कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के रिगार्डिंग जो ऑर्डर होगा उनको भी यहाँ पे अपील में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये जो है यहाँ पे बताता है किन किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील लाई करता है। तो ये जो है 23 आपका रूल था। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, ये बाकी एपलेट अथॉरिटी और बाकी जो जितने भी रूल्स बचे हैं कोशिश करेंगे कि इस पूरे रूल को नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर दिया जाए। तो ये हमारा आज का जो था डिस्कशन के पॉइंट्स थे। ठीक है, तो चलिए इसको वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।